सबसे बड़ी जो समस्या है बिहार में, जिसके कारण बिहार प्रगति नहीं कर पाया, वो है भ्रष्टाचार। कि बिहार को अगर बदलना है तो शुरुआत इन भ्रष्टाचारी नेताओं को हटाने से करें। ये जिन पर हम आरोप लगा रहे हैं, ये जिम्मेदार पदों पर हैं। कोई मंत्री है, कोई एक का मंत्री है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट का मंत्री है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बिहार में चुनाव अब बेहद नजदीक आ चुका है और तमाम पार्टियां जोर आजमाइश में लगी है, लेकिन जनसुराज की अगर बात करें तो जनसुराज लगातार जनता के बीच पहुंच रहा है, गांव गांव गली गली। तो ऐसे में हम जानने के लिए पहुंच चुके हैं जनसुराज में आखिरकार की क्या अहम मुद्दे एजेंडे लेकर के इस बार जनसुराज मैदान में उतर है। इसके लिए खास मेहमान की हमारे साथ मौजूदगी है। मैं आपको तारुफ करा दूं, हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी मौजूद हैं। नमस्ते, आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। सर, इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें क्योंकि पहले देखा जाता था आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती थी पार्टी, लेकिन इस बार का जो सिनेरियो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग रहने वाला है क्योंकि जनसुराज की एकदम यहाँ पर एंट्री हुई है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, कितना अलग मान रहे हैं इस बार की राजनीति को बिहार की? जितनी दलों के बारे में आपने मेंशन किया, उन सभी दलों से जनसुराज अलग है। ये कैसे अलग है और क्यों अलग है, इस बात को जब तक हम समझे नहीं, तब तक इस बात को समझना मुश्किल होगा कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहली बात, बिहार लगभग पिछले 40 सालों से देश में विकास के नाम पर सबसे निचले पायदान पर रहा है। इसी कारण से बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा मिला हुआ है देश में। इसी कारण बिहार के लोग जब बाहर जाकर कोई भी काम करते हैं तो उन्हें तरह तरह के अपमान सहने पड़ते हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इन 40 सालों में बहुत से राज्य बहुत विकसित हुए। ऐसा क्या कारण है कि बिहार ही कंटिन्यूअसली 40 सालों में सबसे पिछड़ा राज्य बना रहा? इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, पॉलिटिकल नेता हैं जिन्होंने राज किया। इस बात को लोगों को समझाना हमारा प्रथम उद्देश्य था। उसके बाद हमने लोगों से कहा कि इस पलायन को रोकना, यहाँ से जो आपको 10-12 हज़ार रुपए की रोज़ी रोज़गार के लिए बाहर जाकर धक्के खाने पड़ते हैं, फैक्ट्रियों में फर्श साफ करना पड़ता है, खेतों में मजदूरी करनी पड़ती है, इसको अगर रोकना है तो इन दलों ने तो कुछ किया नहीं। इन दलों की ना तो नीयत सही है, न इनके पास कोई नीति है जिससे ये पलायन को रोक सकें या कम कर सकें। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि युवाओं को, पलायन से मजबूर युवाओं को यही बिहार में नौकरी दिलवाई जाए, रोजगार दिलवाया जाए। इसकी व्यवस्था करने की हम गारंटी लेते हैं। ये हमारा पहला प्लेटफॉर्म है। दूसरा, हर बच्चा जो 15 साल से कम की उम्र का है उसे कम से कम 10 साल की अच्छी शिक्षा मुफ्त मिले, इसकी भी हम गारंटी देते हैं। ये हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के पास जा रहे हैं। तीसरा है कि 60 साल से बड़ी उम्र के हर वृद्ध को 2000 रुपये का एक सम्मानजनक वृद्धावस्था पेंशन मिले। ये हमारी तीसरी गारंटी है जिस पर हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। इसके अलावा भी हैं महिलाओं के लिए रोजगार सृजन करने के लिए बैंकों से 4% सालाना ब्याज पर ऋण, किसानों को मुफ्त मजदूरों की व्यवस्था करवाने की भी प्लानिंग नीति। लेकिन इन सब से बड़ी जो समस्या है बिहार में, जिसके कारण बिहार प्रगति नहीं कर पाया, वो है भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की कमी। मुझे लगता है कि हर कोई इस बात से अपने आप को रिलेट करता है कि यहाँ पर अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है तो इसलिए कि भ्रष्टाचार ने घुन की तरह खा लिया है। यहाँ पर अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, फिर से कारण है कि भ्रष्टाचार के कारण
हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, कारण है भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की कमी। क्योंकि अगर बाहर के इन्वेस्टर को ये पता चलता है कि बिहार में हर 8 घंटे पर एक मर्डर होता है और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें वो सेफ नहीं है, क्योंकि सरकार ही इस लायक नहीं है कि आपको इंडस्ट्री को सेट करके अच्छी तरह चलाने की सारी सुविधा दे, तो बिहार में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? इन सारे विषयों पर ही हम इन चुनाव पे जनता के सामने आ रहे हैं। तो ये मुद्दे तो सर आपने बताया तमाम कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि बेरोजगारी, पलायन यहाँ का अहम मुद्दा है। लेकिन बात ऐसे में अगर आए, क्योंकि विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना है, सत्ता और विपक्ष इस बात को जरूर कह रहा है कि आरोप प्रत्यारोप जनसुराज की तरफ से जरूर लग रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस विजन नहीं है। तो ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इन आरोपों के अलावा क्या विजन है कुछ की, जैसे अगर बेरोजगारी हटानी है तो उसके लिए क्या सोचा हुआ है, महिलाओं के लिए क्या सोचा हुआ है, किसानों के लिए क्या सोचा हुआ है? विजन तो हमारे पास है, लेकिन जो हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं उनसे ज़रा एक बार पूछना नहीं चाहिए कि आपने, किसी ने 15 साल राज किया, किसी ने 20 साल राज किया, आपने कौन सा विजन इस्तेमाल किया? बिहार को क्या दिया आपने? जो कुछ भी किया, बिहार को ये अंतिम 28वीं जगह से 27वीं पोजीशन पर भी तो नहीं ला पाए। आपकी विजन क्या थी? और हम जो विजन बता रहे हैं वो तो हम सामने से कह के बता रहे हैं। वृद्धों को सम्मान देना, इसके लिए 400 रुपए आप दे रहे थे, इतना तो भीख भी नहीं मिलता। हाँ, आपकी विजन क्या है? ये पूछने वाले अपने शर्म से उनकी नजर झुक नहीं जाती है जो हमसे विजन पूछ रहे हैं। और हम जिस प्लेटफॉर्म पे चुनाव में आ रहे हैं वो प्लेटफॉर्म ही ये कहता है कि अगर बिहार से भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाए तो प्रगति की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि किसी भी अन्य राज्य से हम ज्यादा प्रगति कर सकते हैं। लेकिन इतनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आती है। भ्रष्टाचार जो हर साल बिहार में एक से बढ़ के एक बढ़ता चला जा रहा है, और इसी को शो करने के लिए कि भ्रष्टाचार का बिहार में क्या आलम है, हमने वो पिछले कुछ दिनों में इनके लीडिंग मंत्रियों को चाल चरित्र और चेहरे वाले बड़े बड़े लीडर्स के बारे में वो दिखाया कि उनका असली चेहरा कहाँ है। उनके अपने अलमीरे में जो गंदगियाँ थीं उनको बाहर लाकर जनता के सामने रखा है, ये बताने के लिए कि बिहार को अगर बदलना है तो शुरुआत इन भ्रष्टाचारी नेताओं को हटाने से करनी है। बिल्कुल। और ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं, ये हमसे विजन पूछ रहे हैं। तो सर आपने जैसा बताया भी अभी कि इन लोगों की लिस्ट आपने रखी, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स प्रूव करे, लेकिन ऐसे में क्योंकि सम्राट चौधरी का नाम था, दिलीप जायसवाल जी का नाम था, उसमें संजय जायसवाल थे, तमाम थे उसमें, लेकिन इसके बाद एक संजय जायसवाल की तरफ से भी आरोप लगाया जाता है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और कहा जाता है कि इन लोगों को जनसुराज की तरफ जो है वो फंडिंग मिल रही है। आरोप ये भी लगाया गया है कि बाहर पहुंचने के बाद टीडीपी, बाकायदा पार्टियों का नाम लेकर के बोला गया कि टीडीपी हो चाहे वाईएसआर हो, उनको ये झांसा दिया जा रहा है कि वो लोग इन्हें सपोर्ट करें, फंडिंग करें, ताकि जब यहाँ इनकी सरकार बने तो इन्हें शराब का टेंडर दिया जाएगा। हमने चाहे जो कुछ भी किया, हम एक काम पॉलिटिकल मूवमेंट के तहत कर रहे हैं। अगर इसमें कहीं गड़बड़ी है तो सरकार इनकी है, ये इन्वेस्टिगेट कर लें। ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? हम आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है और हम सरकार में नहीं हैं। अगर हम सरकार में होते तो ये डॉक्यूमेंट पेश नहीं करते, सीधा उनको पकड़ के जेल में डालते। अगर उनको लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम पर इंक्वायरी करवा लें, ईडी बिठा दें, सीबीआई बिठा दें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो भी संसाधन है, जो भी हमने इकट्ठे किए हैं, वो एक प्राइवेट सिटीजन के हिसाब से किए हैं। वो सारे के सारे जिसको कहते हैं ना, चेक किए जा सकते हैं। ये जिन पर हम आरोप लगा रहे हैं ये जिम्मेदार पदों पर है। कोई मंत्री है, कोई एक का मंत्री है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट का मंत्री है। अगर इन पर इतने घिनौने आरोप लग रहे हैं तो ये इक्वल नहीं है।
एक जिम्मेदार पद होल्डर पर अगर हत्या का आरोप लग रहा है, गबन का आरोप लग रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, तो इसको इक्वेट नहीं कर सकते किसी भी दूसरे कॉमन मैन पर कुछ भी आप आरोप लगा दें। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। और बिहार की जनता ये समझती है, किसी मंत्री पर आरोप लग रहे हैं और किसी नॉर्मल व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं, वो तो एक जैसे फेस सेविंग डिवाइस होता है, ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म और फेस सेविंग डिवाइस है जिसको ये लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये भी है, क्योंकि जैसा कि हम देखते हुए हैं यहाँ पर लोगों में उसमें गांधी जी की तस्वीर रहती है, लोग कह रहे हैं लेकिन कि अगर पार्टी अगर गांधीवादी है, विपक्ष भी साफ तौर पर कहता है, सत्ता भी इस बात को लगातार उठा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जैसे हमारी सरकार आएगी हम 1 घंटे के अंदर जो शराब है वो चालू कर देंगे। निश्चित रूप से। तो कहते हैं कि 2 अक्टूबर 2022 से जो है यात्रा शुरू की है, अब 3 साल ही पूरे हो जाएंगे, लेकिन कह रहे हैं कि अगर आप गांधीवादी सोच पर चलते हैं तो गांधी जी का तो सबसे ज्यादा जो विरोध था वो शराब को लेकर था, तो आप शराब क्यों चालू करना चाहते हैं? बिल्कुल गलत सोच है इनकी। गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि सरकारों को शराब के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। गांधी जी ने कहा कि हर व्यक्ति को अपना चरित्र अच्छा करने के लिए शराब से दूर रहना चाहिए। तो जो लोग ये एलिगेशन लगाते हैं, पहले उनको गांधी को ठीक से समझने दें। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि शराबबंदी के अगेंस्ट गांधी जी ने कभी सरकारों को कोई डायरेक्शन नहीं दिया। दूसरी बात, बिहार में नाम की शराबबंदी है, शराबबंदी कागजों पर है लेकिन शराब हर जगह अवेलेबल है। पहले शराब दुकानों में मिलती थी, आज आप घर घर में जहां चाहें ऑर्डर करें, शराब आपके घर में आती है। तो शराबबंदी कहां है? और इस चक्कर में जो राजस्व स्टेट को मिलना चाहिए था वो सारा का सारा और उससे कई गुना ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट होकर अफसरों और पुलिस माफियाओं के पास उनकी जेब में चला गया है। ये तीसरा है। शराबबंदी अगर इतनी ही अच्छी चीज है तो दूसरे राज्यों में क्यों नहीं है? यूपी में क्यों नहीं है? जहां पे बीजेपी का शासन है वहां पे शराब क्यों नहीं बंद है? क्या ऐसा नहीं है कि सरकार कानून व्यवस्था को यूज करके जो शराबबंदी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल में रखती, जैसा कि यूपी में हो रहा है? यहां बिहार की सरकार कानून व्यवस्था को लागू करने में कंप्लीटली अनसक्सेसफुल है। वो इसमें बिल्कुल फेल कर गई है। अपनी उस कमजोरी को छिपाने के लिए वो ये दावे कर रही है कि शराबबंदी होनी चाहिए, शराब होने से लोग फैमिली में मारपीट करते हैं, लोग मिसबिहेव करते हैं। अरे ये सब तो और भी राज्यों में हो सकता है। अगर आपकी कानून व्यवस्था सही है तो ये सब कंट्रोल हो सकता है जो बाकी राज्यों में हो रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेबाक अंदाज में जवाब दिया है। और इस प्रकार के तमाम अपडेट्स के लिए, बिहार इलेक्शन को लेकर तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉक।